नमस्ते दोस्त। स्वागत है आपका। आज की रात हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो बाहर से भले ही अजीब लगे, लेकिन भीतर से बेहद कोमल, गहरी और सुकून देने वाली है। इस कहानी का नाम है गांव का पागल बाबा। एक सामाजिक नजरिया जिसे पूरा गांव पागल कहता रहा और वही बाबा गांव की सबसे बड़ी सच्चाई को चुपचाप समझता रहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन बीते दिनों की याद है जब समझदारी शोर नहीं मचाती थी और सच्चाई अक्सर खामोशी में बैठी मिलती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपकी थकी हुई पलकों पर नींद धीरे धीरे दस्तक देगी और दिल कहीं गहराई में एक अनजाना सा सुकून महसूस करेगा। अगर ऐसी शांत, ठहरी हुई और नींद को पास बुलाने वाली कहानियां आपको अच्छा महसूस कराती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर रात एक नई कहानी सबसे पहले आपके पास आ सके। और जरा बताइएगा, आप किस शहर में हैं और आपके दिल का गांव कौन सा है? इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? आपका हर कमेंट और हर लाइक हमें यह एहसास दिलाता है कि आप वहीं कहीं हैं, शांत होकर सुन रहे हैं और इस नींद भरी यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी थोड़ा और धीमी कर लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए। रात की ठंड अब गांव की गलियों में उतर चुकी है। आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं उस गांव के उस कोने में जहां एक पागल बाबा रहता था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जिसे सब कुछ पता था। गांव बंसवाड़ी सुबह सुबह ही बोलने लगता था, जैसे मिट्टी में रात भर कोई कहानी पकती रही हो और सूरज निकलते ही उसकी भाप हवा में घुल जाए। पूरब की तरफ धान के खेतों के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। ओस से भीगी मेड़ों पर पैर रखते ही घास की नमी पांव से होकर जैसे सीधे मन तक पहुंचती। दूर मंदिर की घंटी की एक धीमी सी टनटन हवा में लहराकर लौटती और बीच बीच में बैलों की घंटियों की खनक किसी पुराने गीत का टुकड़ा सा गांव की नसों में दौड़ जाती। गांव के बीचों बीच चौपाल के सामने एक विशाल पीपल था। उसके तने पर समय ने अपने नाखूनों से इतने निशान बना दिए थे कि लगता यह पेड़ नहीं, किसी पुरखे का झुर्रीदार माथा है। पीपल के नीचे मिट्टी का चबूतरा और चबूतरे के पास एक पत्थर, जिस पर बैठकर लोग अपने अपने दिन की गिनती करते थे। उसी पीपल के साए में एक आदमी रहता था, जिसे बनसवाड़ी ने नाम नहीं, ठप्पा दिया था, पागल बाबा। उसका असली नाम बहुत कम लोगों को याद था, बाबा निसंग। वह किसी रंग में फिट नहीं बैठता था, न साधु जैसा पूरा, न मजदूर जैसा सीधा, न भिखारी जैसा लाचार। सिर के बाल बिखरे रहते, पर आंखें अजीब तरह से साफ। ऐसा साफपन जो पानी की तरह नहीं, आईने की तरह होता है। कपड़ों में धूल लगी रहती, मगर बातों में कभी कभी ऐसी धार निकलती कि सुनने वाले के भीतर कुछ कट सा जाता। सुबह की धूप जब पीपल की पत्तियों से छनकर उसकी दाढ़ी पर पड़ती, तो वह किसी कहानी के बूढ़े पात्र जैसा लगता, जो मंच पर आकर पहले हंसता है, फिर धीरे से आपके डर का नाम ले देता है। उस दिन भी वही हुआ। चौपाल के पास बकरी चराते बच्चों का झुंड जमा था। उनके हाथों में गुल्ली डंडा, कंचे और आंखों में शरारत की चमक। देवांशु, शहर से लौटा युवक, उसी रास्ते से पहली बार इस दृश्य में दाखिल हुआ। वह गांव लौटकर भी गांव जैसा नहीं दिखता था। कपड़े साफ, चप्पल नई, बाल जमे हुए, लेकिन आंखों में एक थकान और एक खोज, जैसे शहर ने उसे बहुत कुछ दिखाया हो, पर कुछ भी अपना नहीं दिया। देवांशु जब चौपाल के पास आया तो बच्चों की हंसी तेज हो गई। आया आया बाबा का तमाशा, किसी बच्चे ने फुसफुसाकर कहा। बाबा निसंग पत्थर पर बैठा था। सामने धूप में एक सूखा पत्ता उड़ रहा था। बाबा उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे पत्ते में कोई संदेश लिखा हो। बच्चों ने मौका देखा और घेरा बना लिया। एक बच्चा, जिसके गालों पर मिट्टी की धारियां थीं, चबूतरे पर चढ़कर बोला, बाबा, तू सच बताता है ना? बता, आज किसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा?
यह सवाल साधारण था, पर उसके पीछे गांव की पुरानी क्रूरता छुपी थी। भूख का मजाक। बच्चों को नहीं पता था वे गांव की आदतें दोहरा रहे हैं। बंसवाड़ी में बात बात पर किसी की कमी को हंसी बना दिया जाता था, और हंसी अगर किसी की पीठ पर चढ़ जाए तो उतरने में बरस लगते। बाबा ने धीरे से आंख उठाई। उसकी पलकों के नीचे एक गहरी छाया थी, जैसे सारी रात उसने नींद नहीं, कुछ और देखा हो। चूल्हा, बाबा ने धीमे कहा। चूल्हा तो जलेगा, पर धुआं बहुत होगा। बच्चे हंस पड़े। किसी ने ताली बजाई। धुआं, धुआं, बाबा तू तो बस धुआं उड़ाता है। बाबा निसंग ने उनकी तरफ देखा नहीं। उसने हाथ आगे बढ़ाया और हवा में एक अदृश्य रेखा खींच दी, जैसे किसी को रोक रहा हो। धुआं आंख में नहीं जाएगा, उसने कहा। धुआं दिल में जाएगा। यह वाक्य हल्का था, पर उसके नीचे कुछ भारी दबा था। देवांशु की चाल धीमी हो गई। उसने पहली बार बाबा को ठीक से देखा। नजरों में हंसी नहीं थी, पर नजरों में डर भी नहीं। बस एक बेचैन सवाल, ये आदमी पागल है या गांव ही? तभी पास ही से राधाबाई निकलती दिखी। सिर पर पीतल की छोटी गगरी, माथे पर पसीने की बूंदें। वह चौपाल के पास से गुजरते हुए बच्चों की आवाज सुनकर ठिठक गई। उसकी नजर बाबा पर पड़ी, फिर बच्चों पर। उसे समझते देर नहीं लगी कि फिर तमाशा चल रहा है। अरे ओ नालायकों! राधाबाई की आवाज में वही तेजी थी जो सूखे डंडे में होती है। किसको छेड़ रहे हो? अपने बाप की उम्र का है। एक बच्चा बोला। भाई पागल है, पागल को क्या फर्क पड़ता? राधाबाई ने गगरी नीचे रखी और बच्चों के घेरे में घुसकर एक की कान पकड़ ली। पागल? पागल तुम हो? किसी के माथे पर शब्द चिपकाना आसान होता है, उतारना मुश्किल। देवांशु ने यह सब देखा और उसके भीतर कुछ हिला। शहर में वह बहुत लोगों को देख चुका था, जिन्हें भीड़ ने नामों से नहीं, ठप्पों से मार दिया था। निकम्मा, बदचलन, पागल, बेकार। गांव में भी वही खेल था, बस भाषा बदल गई थी। राधाबाई ने बच्चों को खदेड़ा तो वे भागते भागते भी हंसते रहे। जाने से पहले एक ने पीछे मुड़कर कहा, बाबा कल फिर पूछेंगे? बाबा निसंग बस मुस्कुराया। वह मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, किसी पुराने दुख की थी जो अब हंसना सीख गया हो। राधाबाई ने गगरी उठाई और बाबा के पास आकर धीमे स्वर में बोली, तू भी क्या करता है निसंग? चुप रहना सीख ले, ये लोग तेरा कलेजा नोचते रहेंगे। बाबा ने पहली बार राधाबाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी, जैसे भीतर कोई दीपक जल गया हो। चुप, बाबा ने कहा। चुप तो सब हैं राधा, मैं तो बस बोलकर चुप करता हूं। राधाबाई के चेहरे पर एक पल को गुस्सा आया, फिर वह गुस्सा जैसे थक कर ढह गया। अच्छा, बोलकर चुप करता है, लेकिन कब तक? कब तक ये पत्ते, ये हवा, ये बातें? बाबा ने पीपल के पत्तों की ओर देखा। पत्तियां सरसराईं। कहीं दूर से बैलगाड़ी की चरमराहट आई और उसके साथ ताजा गोबर की गंध, गांव की सुबह का कच्चा सच। जब तक हवा बोलती है, बाबा ने कहा, तब तक मैं सुनाता रहूंगा। देवांशु अब पास आ चुका था। वह राधाबाई और बाबा के बीच का संवाद सुनकर ठिठक गया। उसके भीतर जिज्ञासा का कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसने आगे बढ़कर नमस्ते की। राधाबाई? राधाबाई ने उससे देखा। अरे तू देवांशु है ना? शहर से लौटा, तेरा बाबू। उसका स्वर अचानक नरम हो गया। गांव की पहचान की गर्मी उसमें उतर आई। देवांशु ने सिर हिलाया। हां, कल रात पहुंचा। राधाबाई ने आंखों से उसे ऊपर नीचे देखा, जैसे परख रही हो कि शहर ने कितना बदल दिया। अच्छा, अब देख, गांव वही है, बस लोगों की जीभ और तेज हो गई है। देवांशु ने अनायास बाबा की तरफ देखा। ये बाबा निसंग? राधाबाई ने होंठ भींचे। हां, यही है हमारा गांव का पागल बाबा। उसने पागल शब्द ऐसे कहा जैसे मुंह में कड़वा बीज आ गया हो।
देवांशु ने धीरे से पूछा। लोग इन्हें पागल क्यों कहते हैं? राधाबाई ने गगरी सिर पर रखी और एक पल को ठहरी। उसके चेहरे पर ऐसी थकान थी जैसे उसने यह सवाल 100 बार सुना हो और 100 बार टाल दिया हो। फिर भी आज शायद देवांशु की आंखों में कुछ अलग था। हंसी नहीं, जिज्ञासा के साथ सम्मान का छोटा सा बीज। क्योंकि राधाबाई ने कहा, ये वो बातें बोल देता है जो गांव को सुननी नहीं होती, और जब कोई सच बोल देना तो लोग उसे पागल कहकर अपने आप को बचा लेते हैं। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। उसकी चूड़ियां खनकती चली और उसकी गगरी में पानी हल्का सा छलक गया, जैसे शब्दों की जगह पानी ने आह भर दी हो। देवांशु वहीं रह गया। सामने बाबा निसंग फिर पत्थर पर बैठ गया था। उसने जमीन से एक सूखी लकड़ी उठाई और मिट्टी पर कुछ रेखाएं बनाने लगा, जैसे कोई नक्शा या कोई कहानी। देवांशु को लगा उसे पूछना चाहिए, पर गांव के भीतर जो डर पैदा किया जाता है वह सवाल को भी दबा देता है। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। बाबा, उसने धीरे से कहा। बाबा ने बिना सिर उठाए कहा, देवांशु, तू लौट आया? देवांशु चौंक गया। आप, मेरा नाम कैसे? बाबा ने मिट्टी पर बनी रेखा पर उंगली रखकर कहा। गांव में कोई लौटता है ना, तो उसकी आहट पहले पीपल सुनता है। पीपल से हवा, हवा से मैं। देवांशु के रोंगटे खड़े हो गए। यह जादू नहीं था, यह गांव का अपना तरीका था। यहां खबरें दीवारों से नहीं, किवाड़ों की दरारों से चलती थीं। लेकिन बाबा के शब्दों में एक अलग किस्म की पकड़ थी, ऐसी पकड़ जो बात को कहानी बना देती है। देवांशु ने अपने गले की गांठ निगली। लोग आपको पागल कहते हैं। बाबा ने हल्की सी हंसी छोड़ी, कच्ची आग की तरह, जिसमें गर्मी भी थी और राख भी। लोग जिसे समझ नहीं पाते उसे नाम दे देते हैं, बाबा ने कहा। नाम देने से डर छोटा लगता है। देवांशु ने साहस बढ़ाया। और आप क्या जानते हैं बाबा? राधाबाई कह रही थी, आप वो बातें बोल देते हैं जो गांव सुनना नहीं चाहता। बाबा निसंग ने अब सिर उठाया। उसकी आंखें देवांशु की आंखों में उतर आईं, सीधे, बिना घुमा फिरा के, जैसे किसी कुएं में झांक कर आप अपना ही चेहरा साफ देख लें। सच जानना चाहता है? बाबा ने पूछा। देवांशु ने सिर हिलाया। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, तो पहले ये जान, बंसवाड़ी में सबसे बड़ा झूठ क्या है? देवांशु ने कहा। कौन सा? बाबा ने उंगली से चौपाल की तरफ, मंदिर की तरफ, कुएं की तरफ, 3 दिशाओं में इशारा किया। ये कि यहां सब ठीक है। देवांशु के भीतर जैसे किसी ने मिट्टी की परत हटाकर पत्थर दिखा दिया। गांव में सब ठीक दिखता था। सुबह की धूप, खेतों की हरियाली, मंदिर की घंटी, बच्चों की हंसी। पर बाबा के एक वाक्य ने उस तस्वीर पर दरार डाल दी। बाबा ने फिर मिट्टी पर लकड़ी से एक गोल सा घेरा बनाया। देख, ये गांव है। फिर उसी घेरे के भीतर उसने एक छोटा सा निशान खींचा, एक काली बिंदी जैसी। और ये वो बात है जिसे सब छुपाते हैं? देवांशु ने पूछा। क्या बात? बाबा ने लकड़ी जमीन पर रख दी। हवा में पीपल की पत्तियां तेज हो गईं। कहीं दूर से कौवे ने कांव कांव की। और उसी बीच बाबा का स्वर ऐसे निकला जैसे बरसात से पहले आसमान गहरा हो जाता है। जिस दिन इस गांव की चुप्पी टूटेगी, उस दिन सब समझेंगे पागल कौन था। देवांशु का गला सूख गया। उसने महसूस किया यह बस रहस्यमय बात नहीं थी, यह चेतावनी थी, या किसी दुख का इशारा जो बहुत दिनों से दबा पड़ा था। तभी चौपाल की ओर से आवाज आई। सरपंच हरिहर लोगों के बीच से आते दिखे। उनकी चाल में वही भारीपन था जो कुर्सी पर बैठने वाले आदमी में होता है। उनके पीछे 2-4 आदमी और थे, कुछ हंसते, कुछ गंभीर। सरपंच की नजर बाबा पर पड़ी तो उसका चेहरा एक पल को सख्त हो गया, जैसे उसे यह दृश्य पसंद नहीं, बाबा का केंद्र बनना। अबे,
फिर शुरू हो गया, सरपंच ने रुखाई से कहा। निसंग, यहां बैठकर लोगों का दिमाग मत खराब किया कर। बाबा निसंग ने न सरपंच को सलाम किया, न जवाब में झुका। उसने बस सरपंच की आंखों में देखा, और वही देखना सरपंच को चुभ गया। देवांशु ने पहली बार महसूस किया, गांव का डर सिर्फ भूख से नहीं बनता, डर इज्जत से भी बनता है। और इज्जत की कुर्सी पर बैठा आदमी सबसे ज्यादा डरता है उस आदमी से जिसके पास खोने को कुछ नहीं। सरपंच हरिहर ने देवांशु को देखा तो जरा नरम पड़े। अरे देवांशु, तू आ गया, अच्छा हुआ। शाम को घर आ जाना, कुछ बात करनी है। देवांशु ने सिर हिलाया, पर उसकी नजर बार बार बाबा पर जा रही थी। सरपंच ने फिर बाबा की तरफ देखकर कहा, और तू चुपचाप बैठ, वरना चौकी भेज दूंगा। यह धमकी हवा में लटक गई। पीपल की पत्तियां कुछ देर को जैसे थम गई। गांव में कई चीजें बोलने से पहले हवा भी सोचती है कि इसके कान कहां हैं। बाबा निसंग ने बहुत शांत स्वर में कहा, चौकी के सूबेदार राम सेवक को भेज देना, उसे भी एक बात सुननी है। सरपंच ने आंखें तरेरी। क्या बात? बाबा ने एक पल को दूर खेतों की ओर देखा, जहां धुंध अब छूट रही थी और मिट्टी की गंध तेज हो रही थी। फिर उसने कहा, जो सच कुएं के नीचे दबा है वो ऊपर आने वाला है। इतना कहकर बाबा चुप हो गया, पर उसकी चुप्पी भारी थी, जैसे किसी पत्थर के अंदर पानी दबा हो और आप बस उसकी ठंडक महसूस कर रहे हो। सरपंच हरिहर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आसपास लोगों की हल्की सी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। वह नहीं चाहता था कि बाबा के शब्दों को लोग कहानी बना लें। उसने गुस्से में हाथ झटक दिया और आगे बढ़ गया। देवांशु वहीं खड़ा रह गया, पीपल के नीचे, धूप और धुंध के बीच। गांव की सुबह अब उसके लिए वैसी नहीं रही जैसी आते वक्त थी। अब हर आवाज, घंटी, बैल की खनक, बच्चों की हंसी के पीछे एक और ध्वनि थी, दबा हुआ सच। और उस सच की ओर इशारा करता था एक पागल आदमी। देवांशु ने धीरे से पूछा, बाबा, कुएं के नीचे क्या है? बाबा ने बिना देखे कहा, अभी नहीं, पहले तू गांव की आंखों का पर्दा देख, कौन किसे अंधा कर रहा है। पीपल के पत्ते फिर सरसराए। हवा में गोबर और गीली मिट्टी की मिली जुली खुशबू थी। दूर से किसी चूल्हे पर लकड़ी के जलने की चरचर आवाज आने लगी। सुबह का पहला खाना पक रहा था, पर देवांशु को पहली बार लगा इस गांव में कुछ ऐसा भी पक रहा है जो धुएं की तरह दिल में उतरता है। सूरज ढलते ही बंसवाड़ी की आवाज बदल जाती थी। दिन में जो रास्ते खुले खुले लगते, शाम होते होते सिमटने लगते। धूप की जगह धुएं की गंध भर जाती। चूल्हों से उठता धुआं, गोबर के उपलों की सुलगन और कहीं कहीं सरसों के तेल की हल्की महक। घरों के किवाड़ बंद होने लगते, जैसे हर परिवार अपनी अपनी चुप्पी को भीतर खींच रहा हो। देवांशु सरपंच हरिहर के घर से लौटा तो आसमान पर नीला रंग गाढ़ा हो चुका था। पूरब की तरफ एक पतली चांद की धार टंगी थी, काटी हुई हंसियां सी। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी कांच की दीवार पर धुएं की परत जमी थी। लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी इस गांव की रात से डर लगता हो। सरपंच के घर की बैठक अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। कुर्सियों की खड़खड़ाहट, पान की पीक की छींटें और हरिहर की आवाज, जो बातों के बीच अचानक सख्त हो जाती थी। देखो देवांशु, सरपंच ने कहा था, गांव में शांति सबसे जरूरी है। कुछ लोग हैं जो बिना वजह हवा गर्म करते हैं। देवांशु समझ गया था। कुछ लोग से मतलब कौन था? अब वह उसी लालटेन की रोशनी में पीपल की तरफ बढ़ रहा था। रात में पीपल का तना और भी चौड़ा दिखता था, जैसे अंधेरे ने उसकी जड़ें ऊपर उछाल दी हों। पत्तियां हवा में फुसफुसाती थीं, ऐसी फुसफुसाहट जो शब्द नहीं बनती, पर बेचैनी बढ़ा देती है। बाबा निसंग अभी भी वहीं था,
दिन की धूप में जो आदमी साधारण लगता था, रात में वह किसी पुराने चित्र सा हो गया था। चेहरे पर गहरी रेखाएं, आंखों में जलती हुई थकी सी चमक। उसके पास भी एक लाल लटेन रखी थी, पर वह जली नहीं थी। अंधेरे में बैठना उसने जानबूझकर चुना था। देवांशु ने पास जाकर लाल लटेन जमीन पर रख दी। बाबा, रात में यहां बैठना ठीक नहीं, लोग बातें करेंगे। बाबा निसंग ने हल्की हंसी हंसी। दिन में बोलते हैं, रात में सोचते हैं। डर दिन से नहीं, रात से निकलता है। देवांशु बैठ गया। मिट्टी ठंडी थी। कहीं दूर से मेंढकों की टर टर सुनाई दे रही थी और बीच बीच में किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज, जो रात की गहराई नापती चलती है। देवांशु ने धीमे स्वर में पूछा, आपने आज जो कहा, कुएं के नीचे सरपंच को अच्छा नहीं लगता? अच्छा किसे लगता है? बाबा ने कहा। सच को या सच सुनने वाले को? देवांशु कुछ कहने ही वाला था कि कुएं की तरफ से पायल की हल्की सी छनक आई। लालटेन की लौ उठी। ललिता पानी भरकर लौट रही थी। उसके सिर पर मटकी थी और चाल में सावधानी, जैसे हर कदम नाप कर रख रही हो। कुएं का पानी दिन में शोर करता है, रात में चुप रहता है, पर उसकी चुप्पी भारी होती है। ललिता की नजर बाबा पर पड़ी तो वह एक पल को ठिठक गई। आंखें झुकी, कदम तेज हुए। गांव में कई चीजें देखी जाती हैं, पर देखी हुई मानी नहीं जाती। बाबा निसंग ने बिना मुड़े कहा, ललिता, आज पानी ठंडा है? ललिता चौंकी। उसने जवाब देने से पहले चारों ओर देखा, फिर बहुत धीमे बोली, हाँ, बहुत ठंडा। कुएं का पानी ठंडा हो जाए, बाबा बोला, तो समझ लेना भीतर कुछ कांप रहा है। ललिता के हाथ की मटकी जरा सी हिली। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। फिर वह तेजी से आगे बढ़ गई। उसके कदमों की आवाज देर तक मिट्टी में ढंसी रही, जैसे निशान छोड़ गई हो। देवांशु ने महसूस किया, यह डर साधारण नहीं था। यह वह डर था जो बोलने से पहले सांस रोक लेता है। वह कुछ जानती है, देवांशु ने कहा। बाबा निसंग ने सिर हिलाया। जानना और कह पाना दो अलग बातें हैं। हवा तेज हुई। लालटेन की लौ डगमगाई। पीपल के नीचे छाया और गहरी हो गई। तभी मंदिर की तरफ से घंटी बजी। रात की आखिरी आरती। पंडित किशोरी लाल की आवाज मंत्रों के साथ हवा में घुली। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, पर सुर में एक अजीब सी कंप कंपी थी, जैसे किसी ने पूजा में भी डर मिला दिया हो। देवांशु बोला, पंडित जी भी आजकल कुछ बदले बदले हैं। बाबा ने कहा, मंदिर के दरवाजे पर खड़े लोग बहुत कुछ देखते हैं, सब कुछ भीतर नहीं ले जाते। आरती खत्म होते ही अंधेरा और गाढ़ा हो गया। गांव में अब बस लालटेनें थीं, छोटे छोटे तारे जो जमीन पर टिके हों। हर घर की रोशनी अलग अलग कहानी कह रही थी। कहीं चूल्हे की गर्मी, कहीं खालीपन। पीपल के पास अचानक भारी कदमों की आवाज आई। टॉर्च की तेज किरण ने अंधेरे को चीर दिया। सूबेदार राम सेवक खड़ा था, कंधे चौड़े, चेहरा सख्त, वर्दी में सलीके की धार। निसंग, उसकी आवाज में आदेश था। रात में यहां क्या कर रहा है? बाबा ने शांति से कहा, बैठा हूं। राम सेवक ने टॉर्च देवांशु पर घुमाई। और तुम? मैं गांव का हूं, देवांशु ने कहा। लौट कर आया हूं। राम सेवक ने होंठ भींचे। लौट कर आए लोग सवाल ज्यादा पूछते हैं। उसने बाबा की तरफ देखा। सुना है आज तूने चौपाल पर बड़ी बातें की। बाबा ने सिर उठाकर पहली बार टॉर्च की रोशनी सीधे आंखों में ली। बड़ी बातें नहीं, उसने कहा, भारी बातें। राम सेवक ने हंसने की कोशिश की, पर हंसी आधी रह गई। देख, गांव में शांति रख, अफवाह फैलाई तो मुश्किल हो जाएगी, बाबा ने धीरे से कहा। मुश्किल तो तब होती है सूबेदार, जब सच दबा रहे। अफवाह को तो हवा भी उड़ा ले जाती है। टॉर्च की रोशनी एक पल को कांपी। राम सेवक ने इधर उधर देखा, कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने सख्त स्वर में कहा, आज के लिए चेतावनी समझ,
अगली बार कागज में लिखकर बात होगी। वह मुड़ा और चला गया। उसके कदमों की आवाज दूर तक गूंजती रही, जैसे रात ने किसी भारी चीज को निगल लिया हो। देवांशु ने गहरी सांस ली। आप खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं बाबा। बाबा निसंग ने लालटेन उठाई और उसकी बत्ती जला दी। रोशनी फैलते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता उभरी। मुसीबत तब होती है जब डर को घर में जगह दे दी जाए। देवांशु ने पूछा, तो आप क्या चाहते हैं? बाबा ने लालटेन की लौ को देखा। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस जो है उसे जलता हुआ दिखाता हूं। कुछ देर दोनों चुप रहे। रात के बीच में यह चुप्पी बोल रही थी। फिर बाबा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, देवांशु, इस गांव में एक रात ऐसी आई थी जब किसी की चीख कुएं की दीवारों से टकराकर लौट आई। किसी ने सुना पर किसी ने माना नहीं। देवांशु का दिल धक से रह गया। किसकी? बाबा ने सिर हिलाया। नाम अभी मत पूछ। नाम पूछने से पहले हिम्मत चाहिए। पीपल की पत्तियां फिर सरसराई। दूर कहीं बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई दी। देर से लौटता कोई किसान। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। देवांशु उठा। मैं कल फिर आऊंगा, बाबा ने कहा। आना, पर याद रखना, लालटेन की रोशनी सिर्फ रास्ता दिखाती है, सच अंधेरे में ही चमकता है। देवांशु लालटेन लेकर आगे बढ़ गया। पीछे पीपल के नीचे बाबा निसंग फिर अंधेरे में बैठ गया, जैसे रात का कोई पहरेदार। और बनसवाड़ी की रात अब पहले जैसी शांत नहीं रही। कहीं ना कहीं डर ने करवट बदल ली थी। सुबह बनसवाड़ी में चुपचाप नहीं आती थी। वह रात की परतें उतारते हुए आती। पहले हवा बदलती, फिर पक्षियों की आवाजें उभरती और अंत में खेतों से उठती मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे गांव को जगा देती। ओस से भीगी मेड़ों पर धूप गिरते ही भाप सी उठती, जैसे धरती ने सारी रात कोई राज सीने से लगाए रखा हो और अब उसे छोड़ने में हिचकिचा रही हो। देवांशु सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा था। हाथ में कोई लालटेन नहीं, बस आंखों में रात का सवाल और मन में एक अजीब सी बेचैनी। उसके कदम अपने आप खेतों की तरफ बढ़ रहे थे। वही खेत जिनकी हरियाली को लोग बंसवाड़ी की शान कहते थे। वही खेत जिनकी मेड़ों पर बैठकर लोग शाम को हंसते बोलते थे। पर सुबह के खेत अलग होते हैं। उनमें हंसी नहीं, सच उगता है। धान की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह टिकी थीं। कहीं दूर से बैलों की धीमी रंभाहट सुनाई दे रही थी। देवांशु जब एक मोड़ पर पहुंचा तो देखा राधाबाई अकेली मेड़ पर बैठी थी। उसके हाथ में सूखी घास का छोटा सा गुच्छा था, जिसे वह उंगलियों से मरोड़ रही थी। आंखें खेत की तरफ थीं, पर मन कहीं और। इतनी सुबह? देवांशु ने कहा। राधाबाई ने उसे देखा, जैसे पहले से आने का इंतजार कर रही हो। सुबह में बातें साफ सुनाई देती हैं, उसने कहा। दोपहर तक लोग अपने अपने शोर में खो जाते हैं। देवांशु भी मेड़ पर बैठ गया। ठंडी मिट्टी उसके कपड़ों से लगकर भीतर उतर गई। आप जानती हैं ना, उसने बात अधूरी छोड़ी। राधाबाई ने लंबी सांस ली। जानना यहां कोई बहादुरी नहीं बेटा। बहादुरी है जानकर भी बोल पाना। हवा में सरसराहट हुई। धान की बालियां आपस में टकराईं, जैसे कोई धीमी बातचीत चल रही हो। देवांशु ने महसूस किया, यह फुसफुसाहट सिर्फ पत्तियों की नहीं थी। लोग कहते हैं, देवांशु बोला, उस रात कुछ हुआ था कुएं के पास। राधाबाई ने आंखें बंद कर लीं। लोग कहते नहीं, वह बोली। लोग चुप रहते हैं। कुछ दूर पर खेत में सरपंच हरिहर अपने दो साथियों के साथ खड़ा दिखा। वह मेड़ों को देख रहा था, जैसे जमीन में भी उसे हिसाब चाहिए। उसकी आवाज हवा में घुलकर आई, कठोर, नपीतुली। पानी का रास्ता ठीक रखना है, किसी को बेवजह इधर उधर घूमने मत देना। राधाबाई के होंठ सख्त हो गए। देखा, उसने कहा, डर हमेशा व्यवस्था के नाम पर चलता है।
देवांशु ने पहली बार गौर किया। खेत की कुछ मेड़ें नई थीं, मिट्टी जरा अलग रंग की, जैसे हाल ही में किसी ने उखाड़ पछाड़ की हो। ये मेड़, उसने इशारा किया। राधाबाई ने धीमे से कहा, कुछ निशान बारिश से नहीं मिटते। तभी धान के बीच से हल्की सी आहट आई। ललिता खेत के रास्ते से आ रही थी। उसके चेहरे पर रात की थकान थी और आंखों में डर की परछाई। उसने देवांशु और राधाबाई को देखा तो कदम रुक गए। ललिता, राधाबाई ने पुकारा, इधर आ। ललिता पास आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेड़ के पास खड़ी हो गई, जैसे जमीन से बात कर रही हो। देवांशु ने बहुत संभल कर पूछा, कल रात कुएं पर कुछ अलग लगा? ललिता के होंठ कांपे। उसने दूर खेतों की तरफ देखा, जहां सरपंच अब भी खड़ा था। फिर उसने धीरे से कहा, पानी कभी कभी आवाज करता है। उस रात पानी नहीं बोला। यह कहकर वह चुप हो गई। चुप्पी उसके चारों ओर कस गई, किसी रस्सी की तरह। राधाबाई ने ललिता का हाथ थाम लिया। डर को नाम दे दे बेटी, डर छोटा हो जाता है। ललिता की आंखों में पानी भर आया। नाम लेने से घर उजड़ जाते हैं, उसने कहा। हवा तेज हुई। खेत की मेड़ पर खड़ी धान की पत्तियां झुक गईं। देवांशु को लगा गांव खुद सुन रहा है। तभी दूर से मंदिर की घंटी बजी। सुबह की पूजा। पंडित किशोरीलाल खेत की पगडंडी से गुजरते दिखे। उनका चेहरा उतरा हुआ था, माथे पर चिंता की लकीर। उन्होंने तीनों को देखा, पर रुके नहीं। बस इतना बोले, आज खेतों में मत भटको। देवांशु ने पूछा, क्यों पंडित जी? पंडित किशोरीलाल ने पल भर को रुक कर कहा, क्योंकि कुछ जमीनें सवाल पूछती हैं। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। उनकी धोती का किनारा ओस से भीग गया, जैसे सुबह ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की हो। देवांशु ने गहरी सांस ली। सब जानते हैं, उसने कहा, और फिर भी कोई नहीं बोलता। राधाबाई ने मेड़ से उठकर खेत की मिट्टी उठाई, मुट्ठी में भींची। क्योंकि बोलने से पहले आदमी देखता है, उसके पास बचाने को क्या है। तभी पीपल की तरफ से आवाज आई। हंसी नहीं, कराह नहीं, बस एक पहचाना हुआ स्वर। मेड़ पर खड़े होकर सच साफ दिखता है। देवांशु मुड़ा। बाबा निसंग खेत की पगडंडी पर आ खड़ा था। उसके पैर कीचड़ से सने थे, जैसे वह रात भर इधर उधर घूमता रहा हो। आंखों में नींद नहीं थी, बस एक ठहरी हुई दृढ़ता। आप यहां? देवांशु ने पूछा। बाबा निसंग ने कहा, जहां दबा हुआ सच होता है वहां मिट्टी गीली रहती है। उसने नई बनी मेड़ की तरफ देखा। इस मिट्टी ने कुछ ढका है। ललिता कांप गई। राधाबाई ने दांत भींच ली। बाबा, राधाबाई बोली, यहां बहुत आंखें हैं। बाबा निसंग ने चारों ओर देखा। खेत, धान, हवा, दूर खड़े लोग। आंखें बहुत हैं, उसने कहा, पर देखने वाले कम। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। सुबेदार राम सेवक खेत की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही सख्ती, हाथ में कागज का एक मोड़ा हुआ टुकड़ा। यहां क्या हो रहा है? उसने पूछा। बाबा निसंग ने शांति से कहा, खेत बोल रहे हैं। राम सेवक ने हंसकर कहा, खेत नहीं बोलते, लोग बोलते हैं। बाबा ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तो फिर लोगों को बोलने दो। एक पल को हवा थम गई। धूप तेज हो गई। रामसेवक ने चारों को देखा, राधाबाई, ललिता, देवांशु। उसकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ी। किसी ने शिकायत नहीं की है, बाबा ने कहा, क्योंकि शिकायत लिखने से पहले डर पड़ा जाता है। राम सेवक ने कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और वापस चला गया। उसके कदमों की आवाज खेत में देर तक गूंजती रही। देवांशु ने महसूस किया, खेत की मेड़ अब सिर्फ मिट्टी की रेखा नहीं थी, वह सीमा थी, चुप्पी और सच के बीच। बाबा निसंग ने धीरे से कहा, जो हुआ उसे पानी में नहीं, मिट्टी में छुपाया गया। राधाबाई ने आंखें बंद कर ली। ललिता ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में डर के साथ अब एक छोटी सी चिंगारी थी।
देवांशु ने समझ लिया, यह फुसफुसाहट अब कहानी नहीं रहेगी, यह आवाज बनेगी। और खेत जो हमेशा फसल उगाते थे, अब सच उगाने लगे थे। कुआं बंसवाड़ी का सबसे पुराना गवाह था। उसकी गोल दीवारों पर समय की उंगलियों के निशान साफ दिखते थे। कहीं काई जमी थी, कहीं ईंटें उधरी थीं। दिन में लोग उसे पानी का घर कहते, रात में वह एक गहरी आंख बन जाता जो सब देखती है पर कुछ कहती नहीं। उस सुबह कुएं के पास असामान्य चुप्पी थी। आमतौर पर सूरज निकलते ही औरतों की आवाजें गूंजने लगती, हंसी, तकरार, बाल्टियों की टनटनाहट। पर आज बस पानी की हल्की सी गूंज थी जो रस्सी के साथ नीचे उतरती और फिर ऊपर लौट आती। ललिता सबसे पहले आई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मटकी रस्सी से बांधते हुए उसकी उंगलियां कई बार फिसली। उसने कुएं में झांका। नीचे पानी काला नहीं था पर साफ भी नहीं, जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। वह पानी खींचकर ऊपर लाई। मटकी के मुंह से भाप सी उठी, ठंड की नहीं, किसी दबे हुए डर की। आज पानी पीना मत। पीछे से राधाबाई की आवाज आई। ललिता चौंक गई। क्यों बाई? राधाबाई ने मटकी के पास आकर पानी को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आज पानी में आवाज है। ललिता ने कान लगाया। सच में बहुत हल्की सी, लगभग न सुनाई देने वाली, जैसे किसी ने भीतर से आह भरी हो। कुछ ही देर में देवांशु भी वहां पहुंच गया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। बाबा निसंग के शब्द कुएं के नीचे, उसके भीतर घूमते रहे थे। कुएं के पास खड़े होकर उसने पहली बार महसूस किया, यह जगह सिर्फ पानी की नहीं, स्मृति की भी है। आप दोनों ठीक तो हैं? उसने पूछा। राधाबाई ने उसकी तरफ देखा। यहां कोई ठीक नहीं होता बेटा, बस जीता रहता है। तभी दूर से लाठी की आवाज आई। टप टप। बाबा निसंग धीरे धीरे आता दिखा। उसकी चाल में हड़बड़ी नहीं थी, जैसे उसे पता हो यह जगह उसका इंतजार कर रही है। उसके आते ही हवा कुछ भारी हो गई। बाबा ने कुएं की दीवार पर हाथ रखा। उसकी हथेली खाई से गीली हो गई। पानी ठंडा नहीं है, उसने कहा। पानी डरा हुआ है? देवांशु ने पूछा। डरा हुआ? किससे? बाबा ने कुएं में झांकते हुए कहा। उससे जिसे सब भूल जाना चाहते हैं। कुएं के पास अब कुछ और लोग भी इकट्ठा होने लगे थे। धीमी आवाजें, आधे वाक्य। तभी सरपंच हरिहरा पहुंचा। उसके चेहरे पर वही सख्ती, पर आंखों में छुपा हुआ संदेह। यहां भीड़ क्यों है? उसने पूछा। काम धाम नहीं है क्या? राधाबाई ने आगे बढ़कर कहा। सरपंच, पानी ठीक नहीं लग रहा। हरिहर ने हंसकर कहा। पानी या बातें? गांव में बातें ज्यादा गंदी हो गई हैं। बाबा निसंग ने बिना उसकी ओर देखे कहा। पानी गंदा तब होता है हरिहर, जब उसमें सच डुबो दिया जाए। सरपंच का चेहरा सख्त हो गया। निसंग, ज्यादा मत बोल। उसी पल सूबेदार राम सेवक भी आ गया। उसके हाथ में वही फाइल, वही कागज। उसने चारों ओर देखा। भीड़, कुआं, बाबा। सुबह सुबह क्या तमाशा है? उसने कहा। देवांशु ने हिम्मत करके कहा। तमाशा नहीं, सवाल है। राम सेवक की भौहें तन गईं। सवाल लिखित में आते हैं। बाबा निसंग ने कुएं की रस्सी उठाई। और जवाब पानी में छुपते हैं। ये कहते हुए उसने रस्सी खींची। मटकी ऊपर आई। उसने मटकी का मुंह जमीन पर उड़ेल दिया। पानी मिट्टी में फैल गया और उसी के साथ एक गंध उठी। वह साधारण नहीं थी, उसमें लोहे सी तीखी बू थी। ललिता के मुंह से सिसकी निकल गई। यह वही गंध है। किसकी? देवांशु ने पूछा। ललिता ने सरपंच की तरफ देखा, फिर राम सेवक की तरफ। उसका गला भर आया। उस रात जब कुएं के पास कोई गिरा था, भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, गिरा? किसी ने? कौन? सरपंच ने तेज आवाज में कहा। बस अफवाह फैलाना बंद करो। बाबा निसंग ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। अफवाह नहीं है, यह गंध अफवाह नहीं होती। उसने कुएं की दीवार थपथपाई।
इस कुएं ने सब देखा है, रस्सी, अंधेरा और चुप्पी। राम सेवक का चेहरा जरा फीका पड़ा। अगर कुछ हुआ था, उसने कहा, तो शिकायत क्यों नहीं आई? राधाबाई आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द साफ थे। क्योंकि शिकायत लिखने से पहले घर देखे जाते हैं सूबेदार, बच्चे देखे जाते हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई। बस कुएं से टपकते पानी की आवाज रह गई, टप टप। सरपंच हरिहर ने स्थिति संभालने की कोशिश की। आज से यह कुआं बंद रहेगा जब तक जांच नहीं हो जाती। बाबा निसंग ने धीरे से कहा, कुआं बंद हो सकता है, सच नहीं। सरपंच ने उसे घूरा। तू बहुत आगे जा रहा है। बाबा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वहीं जा रहा हूं जहां से सब भागते हैं। देवांशु ने पहली बार महसूस किया, डर का रंग बदल रहा है। अब वह सिर्फ फुसफुसाहट नहीं रहा, वह शब्द बनने लगा था। ललिता ने कांपती आवाज में कहा, अगर सच बाहर आया तो? राधाबाई ने उसका हाथ थाम लिया। तो गांव बदलेगा। राम सेवक ने कागज मोड़ा। मैं ऊपर रिपोर्ट करूंगा। बाबा निसंग ने कुएं के भीतर आखिरी बार देखा। रिपोर्ट नहीं, उसने कहा, याददाश्त भेजना। धीरे धीरे लोग छंटने लगे, पर कुएं के पास जो रह गया वह सिर्फ गीली मिट्टी नहीं थी। वह एक ऐसा सच था जो अब गले में अटक चुका था। देवांशु ने बाबा से पूछा, अब आगे? बाबा निसंग ने पीपल की तरफ देखा, जहां हवा फिर से चलने लगी थी। अब गांव खुद बोलेगा, उसने कहा, या फिर टूटेगा। कुएं का पानी चुप था, पर उसकी चुप्पी अब भारी नहीं, खतरनाक थी। हाट बाजार बंसवाड़ी की सांस था। हफ्ते में एक दिन जब गांव की गलियां अपने आप फैल जाती थीं, क्योंकि लोग, जानवर, सामान और कहानियां सब एक ही जगह इकट्ठा हो जाते थे। बैलगाड़ियों की चरमराहट, सब्जियों की कच्ची गंध, गुड़ और भुने चने की मिठास और पैरों तले उड़ती धूल, इसी में गांव अपनी खबरें भी बेचता खरीदता था। उस दिन बाजार की धूल कुछ ज्यादा ही भारी थी। देवांशु सुबह से ही बेचैन था। कुएं की गंध उसके भीतर अब भी अटकी थी, नाक में नहीं, याद में। उसने देखा, लोग सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे। कोई दाम पूछ रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था, पर आवाजों के नीचे एक और लय थी, दबी हुई, सतर्क। राधाबाई सब्जियों की टोकरी लेकर बाजार के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें घूम घूम कर लोगों के चेहरों को पढ़ रही थीं। कौन बोलना चाहता है, कौन डर रहा है? हर चेहरे पर वही सवाल, पर हर जुबान पर अलग शब्द। आज लौकी सस्ती है, किसी ने कहा। क्यों? पानी बंद हो गया ना कुएं का। इतना कहकर आदमी चुप हो गया, जैसे बात आगे बढ़ाना मना हो। देवांशु ने देखा, सरपंच हरिहर बाजार के एक सिरे पर खड़ा था। उसके साथ दो आदमी थे जो ज्यादा बोलते नहीं थे, बस देखते थे। उनकी मौजूदगी से ही लोगों की पीठ सीधी हो जाती थी। ध्यान रखना, हरिहर धीमे स्वर में कह रहा था, कोई बेवजह की बात नहीं, हाट में बात फैलती है। देवांशु समझ गया, खबर को दबाने की कोशिश अब खुले में थी। बाजार के दूसरे सिरे पर ललिता अनाज की बोरी के पास खड़ी थी। वह कम बोल रही थी, ज्यादा सुन रही थी। उसकी आंखें बार बार जमीन पर जाती, जैसे धूल में कुछ ढूंढ रही हो। तभी किसी ने फुसफुसाकर कहा, सुना? कुएं से अजीब गंध आई थी। ललिता के कान खड़े हो गए। उसने धीरे से पूछा, किसने कहा? एक औरत ने इधर उधर देखकर कहा, पता नहीं, पर रात को कुत्ते बहुत भौंके थे। देवांशु ने महसूस किया, खबर अब कहानी बन रही थी। कहानी में सच घुल रहा था, पर नाम नहीं थे। उसी वक्त हाट में एक नई आवाज आई। बेलों की घंटियां नहीं, बल्कि चप्पलों की तेज चाल। बाबा निसंग आ गया था। हाट में बाबा का आना हमेशा तमाशा बनता था। कोई हंसता, कोई मुंह फेर लेता। पर आज हंसी कम थी।
लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह धूल में दबा कोई कागज हो जिस पर कुछ लिखा है पर पढ़ने की हिम्मत नहीं। बाबा ने आकर बीच में बैठने के लिए वही पुराना उलटा टोकरा ढूंढा। बैठते ही उसने आसपास की हवा को सूंघा। यह धूल आज बोल रही है, उसने कहा। किसी ने हिम्मत करके पूछा, क्या बोल रही है बाबा? बाबा ने जमीन से मुट्ठी भर धूल उठाई, उसे हथेली से झरने दिया। खबर दबाई जाती है तो धूल उसे उठाती है। सरपंच हरिहर ने तेज कदमों से आकर कहा, निसंग, यहां लोगों का काम मत बिगाड़। बाबा ने उसकी ओर देखा। काम? उसने पूछा। या चुप्पी? भीड़ से मट आई। राधाबाई आगे बढ़ी। हरिहर, उसने कहा, हाट है, यहां सच भी बिकता है। हरिहर का चेहरा तमतमा गया। सच तुम्हारे हाथ में नहीं है राधा। तभी भीड़ के पीछे से किसी ने कहा, तो किसके हाथ में है? आवाज नहीं थी। पंडित किशोरीलाल धीरे धीरे आगे आए। उनके चेहरे पर संकोच था, पर आंखों में आज पहली बार थकान के साथ दृढ़ता भी थी। मंदिर में लोग पूछ रहे हैं, पंडित ने कहा, पानी क्यों बंद है? पूजा में मन क्यों नहीं लगता? सरपंच चौंक गया। पंडित जी, आप भी। पंडित ने उसकी बात काट दी। मैं भी इसी गांव का हूं। हाट में सन्नाटा छा गया। धूल हवा में थमी रही जैसे वह भी सुनना चाहती हो। तभी सूबेदार राम सेवक वहां पहुंचा, वर्दी में, पर चेहरा उतना सख्त नहीं जितना पहले था। उसने चारों ओर देखा। बाबा, सरपंच, पंडित, भीड़। यहां क्या चर्चा चल रही है? उसने पूछा। देवांशु आगे आया। चर्चा नहीं सूबेदार, डर की बिक्री। राम सेवक ने उसकी तरफ देखा। सबूत है? बाबा निसंग ने टोकरा थपथपाया। सबूत कुएं में है और लोगों की आंखों में। राम सेवक ने गहरी सांस ली। अगर बात फैली तो ऊपर तक जाएगी, बाबा ने मुस्कुराकर कहा। यही तो धूल का काम है, रास्ता दिखाना। उसी पल एक बूढ़ा आदमी बोला, उस रात मैंने किसी को भागते देखा था। भीड़ में खलबली मच गई। सरपंच ने तेज आवाज में कहा, कौन? नाम बताओ। बूढ़ा चुप हो गया। उसका सिर झुक गया। डर ने फिर जीत ली, पर यह जीत अधूरी थी। राधाबाई ने कहा, नाम नहीं आया, पर डर बाहर आ गया। ललिता ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, कुएं का पानी झूठ नहीं बोलता। उसकी आवाज कांपी, पर टूटी नहीं। देवांशु ने उसे देखा। वह अब सिर्फ सुनने वाली नहीं रही थी। सरपंच हरिहर ने महसूस किया, हाट हाथ से निकल रहा है। उसने राम सेवक की तरफ देखा, जैसे मदद मांग रहा हो। राम सेवक ने कहा, मैं रिपोर्ट भेजूंगा, पर याद रखना, सच अगर आधा निकला तो सब फंसेंगे। बाबा निसंग खड़ा हुआ। उसकी छाया धूल पर लंबी पड़ गई। सच आधा नहीं निकलता सूबेदार, उसने कहा। या तो दबा रहता है या पूरा उभरता है। हाट बाजार धीरे धीरे बिखरने लगा। लोग अपने अपने सामान के साथ घर लौटे, पर मन खाली नहीं थे। हर कदम के साथ धूल उड़ती रही और उसी धूल में दबी खबर अब दबे रहने से इनकार कर रही थी। देवांशु ने महसूस किया, अब यह कहानी गांव की नहीं रही। यह गांव की इज्जत की कहानी बन चुकी थी, और बंसवाड़ी में इज्जत सबसे भारी बोझ होती है। शाम ढलते ही बंसवाड़ी की चौपाल फिर से भरने लगी, पर यह भराव आम नहीं था। इसमें हंसी नहीं थी, न बीड़ी की महक में घुली हल्की फुल्की बातें। इस बार हवा में तनाव था, कसकर बंधा हुआ, जैसे कोई रस्सी जो खींचते खींचते अब टूटने को हो। चौपाल के बीच लालटेन टंगी थी। उसकी पीली रोशनी में चेहरे साफ दिखते थे, और उसी साफपन से लोग डर रहे थे। अंधेरा यहां ज्यादा सुरक्षित लगता था। सरपंच हरिहर लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। सामने दरी बिछी थी, जिस पर गांव के कुछ बुजुर्ग और असरदार लोग बैठे थे। उसकी आवाज में आज अपनापन नहीं था, बस आदेश। बैठक इसलिए बुलाई है, उसने कहा, कि बेवजह की बातें बंद हों। गांव की बदनामी नहीं होनी चाहिए।
दरी के एक सिरे पर राधाबाई बैठी थी, उसकी पीठ सीधी, आंखें चौपाल के बीच। वह बोलने से पहले सुनना चाहती थी, देखना चाहती थी कौन किस तरफ है। देवांशु थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसे बैठने के लिए किसी ने नहीं कहा था, शायद इसलिए कि बैठा हुआ आदमी ज्यादा सवाल पूछता है। पीपल के नीचे हल्की सरसराहट हुई। बाबा निसंग आ गया था। वह कुर्सी या दरी की तरफ नहीं गया। वह वहीं खड़ा रहा, जैसे यह बैठक उसके लिए नहीं, उसके खिलाफ हो। सरपंच ने उसे देखकर आंखें सिकोड़ ली। तू यहां क्यों आया है? बाबा ने शांत स्वर में कहा। जहां चुप्पी टूटती है वहां मैं खड़ा रहता हूं। कुछ लोग हंसे, कुछ ने नजरें झुका ली। तभी सूबेदार रामसेवक भी आ पहुंचा। उसकी वर्दी आज ज्यादा करीने से पहनी हुई थी। वह चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया, जैसे इस बैठक का हिस्सा होकर भी उससे अलग रहना चाहता हो। सरपंच ने कहना शुरू किया, कुएं के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इससे गांव का माहौल बिगड़ रहा है। देवांशु ने हिम्मत करके कहा। अफवाह और सवाल में फर्क होता है। सरपंच ने उसे घूरा। तुम शहर से आए हो, गांव के तरीके नहीं जानते। देवांशु ने शांत स्वर में कहा, गांव के तरीके तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक किसी का गला न घोंटे। चौपाल में सन्नाटा छा गया। लालटेन की लौ कांपी। राधाबाई उठी। हरिहर, उसने कहा, लोग डर के मारे चुप हैं। इसे माहौल मत कहो, इसे मजबूरी कहो। सरपंच का स्वर तेज हो गया। राधा, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं। पीछे से पंडित किशोरीलाल ने कहा, समझदारी की जरूरत तभी पड़ती है जब अंधेरा घना हो। सरपंच पलटा। पंडित जी, मंदिर में रहिए। चौपाल की बातें राजनीति हैं। पंडित ने गहरी सांस ली। राजनीति तब होती है जब सच से मुंह मोड़ा जाए। अब आवाजें उठने लगी थीं, धीमी, टूटी हुई, पर कई। पानी में बदबू थी। रात को किसी की आवाज सुनी। कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे। सरपंच ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। किसी ने कुछ देखा है? नाम लेकर बोले। चुप्पी फिर लौट आई। डर ने कुर्सी बदल ली। तभी ललिता आगे आई। पहली बार वह चौपाल के बीच खड़ी थी। उसकी आवाज कांपी, पर वह रुकी नहीं। मैंने उस रात कुएं के पास छाया देखी थी। सरपंच की आंखें चमकी। किसकी? ललिता ने सिर झुका लिया। अंधेरे की। कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, छाया से केस नहीं बनता। बाबा निसंग ने धीरे से कहा, छाया से नहीं, पर छाया के पीछे खड़े आदमी से बनता है। सरपंच ने गुस्से में कहा, निसंग, तू हर बात घुमा देता है। बाबा ने उसकी ओर देखा, क्योंकि सीधी बात यहां सहन नहीं होती। रामसेवक आगे आया। अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो मुझे दे। राधाबाई ने कहा, ठोस जानकारी पानी में घुली हुई है सूबेदार। रामसेवक ने माथा सहलाया। मैं ऊपर से आदेश का इंतजार कर रहा हूं, देवांशु ने कहा। और तब तक? रामसेवक ने कुछ नहीं कहा। बैठक खींचती चली गई। शब्द थकने लगे, पर चुप्पी नहीं। अंत में सरपंच खड़ा हुआ। यह बैठक यहीं खत्म होती है। कुआं बंद रहेगा, कोई और बात नहीं होगी। बाबा निसंग ने धीरे से कहा, बैठक खत्म हो सकती है, रात नहीं। सरपंच ने उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं बोला। लोग उठने लगे, कोई जल्दी, कोई सिर झुकाकर। चौपाल खाली होने लगी, पर हवा में जो टूटा था वह वापस नहीं जुड़ रहा था। देवांशु ने बाबा के पास आकर पूछा, अब क्या? बाबा निसंग ने पीपल की ओर देखा। उसकी पत्तियां अंधेरे में चमक रही थीं। अब चुप्पी खुद थक जाएगी, उसने कहा, और जब चुप्पी थकती है तो सच बोलता है। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। लालटेन बुझने लगी। बंसवाड़ी की रात फिर गहरी हो गई, पर इस बार चुप्पी में दरार पड़ चुकी थी। थाना बंसवाड़ी से थोड़ा दूर था, इतनी दूरी पर कि डर चलते चलते पसीना बन जाए। कच्ची सड़क पर धूल जमी थी और धूप उस धूल को ऐसे चमका रही थी
जैसे हर कण कोई सवाल पूछ रहा हो। थाने की इमारत पुरानी थी। दीवारों पर चूने के नीचे दबी दरारें और दरवाजे पर लटकता हुआ ताला, जो ज्यादा बंद कम ज्यादा डराता था। देवांशु, ललिता और राधाबाई सुबह सुबह वहां पहुंचे। उनके पीछे पीछे कुछ दूरी बनाकर बाबा निसंग चल रहा था। वह थाने के भीतर नहीं जाना चाहता था, कम से कम अभी नहीं। जैसे उसे पता हो कि कुछ सच बाहर रहकर ही ज्यादा सच्चा रहता है। सूबेदार रामसेवक दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में फाइल थी, पर आंखों में थकान। उसने चारों को आते देखा और बोला, मैंने कहा था ठोस बात लाओ। देवांशु ने कहा, ठोस वही है जो हमने देखा, सुना और सूंघा। रामसेवक ने एक पल बाबा की ओर देखा, फिर कहा, अंदर आओ। थाने के भीतर पंखा चरमराता हुआ घूम रहा था। उसकी आवाज कमरे की खामोशी को काट नहीं पा रही थी। एक पुरानी मेज, कुछ कुर्सियां और दीवार पर टंगी घड़ी, जिसकी सुइयां बहुत धीमी चल रही थीं। ललिता कुर्सी पर बैठते ही कांपने लगी। राधाबाई ने उसका हाथ थाम लिया। देवांशु खड़ा रहा, जैसे बैठना भी किसी बयान का हिस्सा हो। रामसेवक ने कागज निकाला। नाम? ललिता ने बहुत धीरे से अपना नाम बताया। उस रात तुम कहां थी? रामसेवक ने पूछा। ललिता की आवाज कांपी। कुएं के पास। क्या देखा? ललिता ने आंखें बंद कर लीं। अंधेरा। रामसेवक ने कलम रोक दी। अंधेरा सब देखते हैं, देवांशु ने बीच में कहा। पर सब अंधेरे को पहचानते नहीं। रामसेवक ने उसकी तरफ देखा। बयान बीच में नहीं आता। ललिता ने साहस जुटाया। मैंने किसी की सांस सुनी और फिर पानी की आवाज नहीं आई। कमरे में सन्नाटा छा गया। पंखे की आवाज और तेज लगने लगी। रामसेवक ने लिखा, फिर पूछा, किसकी सांस? ललिता ने सिर झुका लिया। नहीं पता। रामसेवक ने कलम रोक दी। बिना नाम के केस नहीं बनता। राधाबाई ने कहा, बिना सच के गांव भी नहीं बचता। रामसेवक ने गहरी सांस ली। मैं लिख रहा हूं, पर यह अधूरा बयान है। उसने कागज नीचे रखा और एक छोटी सी रसीद काटी, शिकायत दर्ज होने की। वह रसीद इतनी हल्की थी कि हवा में उड़ सकती थी, पर उसके वजन ने ललिता की हथेली भारी कर दी। यह रखो, रामसेवक ने कहा, पर याद रखो, यह कागज तुम्हें बचा भी सकता है, फंसा भी सकता है। ललिता ने रसीद को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। थाने के बाहर बाबा निसंग पीपल के नीचे बैठा था। एक और पीपल, छोटा सा, जैसे थाने की छाया। उसने देवांशु को देखते ही कहा, रसीद मिली? देवांशु ने सिर हिलाया। बाबा ने कहा, रसीद से सच शुरू नहीं होता, रसीद से डर शुरू होता है। राधाबाई ने कहा, पर अब पीछे हटना मुश्किल है। बाबा निसंग ने मुस्कुराकर कहा, मुश्किल रास्ते ही गांव बदलते हैं। उसी वक्त थाने के भीतर से आवाज आई। सरपंच हरिहर आ पहुंचा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि चिंता थी। वह चिंता जो तब आती है जब बात हाथ से निकलती दिखे। रामसेवक, उसने कहा, यह क्या चल रहा है? रामसेवक ने फाइल उठाई। शिकायत दर्ज हुई है। सरपंच ने ललिता की तरफ देखा। तुम्हें किसने भड़काया? ललिता ने पहली बार सरपंच की आंखों में देखा। डर ने, उसने कहा। सरपंच पल भर को चुप रहा, फिर बोला, गांव की इज्जत बाहर जाएगी। देवांशु ने कहा, इज्जत तब जाती है जब सच भीतर सड़ता है। सरपंच ने बाबा निसंग की तरफ देखा। और तू खुश होगा? बाबा ने शांत स्वर में कहा, मैं खुश तब होऊंगा हरिहर, जब यह गांव अपनी परछाई से न डरे। सरपंच कुछ नहीं बोला। वह मुड़ा और चला गया। उसके कदमों में अब पहले जैसा भरोसा नहीं था। थाने से निकलते समय सूरज सिर पर था। धूप तेज थी, पर हवा में ठंडक थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का सुकून। ललिता ने रसीद को फिर देखा। अगर मेरा नाम बाहर आया, राधाबाई ने उसका हाथ थामा, तो गांव तुम्हें पहचानेगा? देवांशु ने बाबा से पूछा।
अब क्या? बाबा निसंग ने दूर खेतों की तरफ देखा। अब बयान पूरे होंगे, उसने कहा, या फिर रातें लंबी होंगी। थाने की दीवार पर टंगी घड़ी ने टिक टिक की। समय चल रहा था, पर बंसवाड़ी में अब हर पल एक बयान बन चुका था। मंदिर की घंटी बंसवाड़ी की धड़कन थी। सुबह शाम उसकी आवाज गांव के हर कोने में फैल जाती, कभी सुकून बनकर, कभी आदेश की तरह। पर उस दिन जब सूरज ढलते ढलते आसमान पर बादल घिराए, घंटी की ध्वनि में कुछ टूटन थी, जैसे धातु के भीतर किसी ने रो दिया हो। मंदिर के आंगन में धूप और छाया की धारियां खींची थीं। पीतल की घंटी हवा में झूलती रही, टन टन, और हर झूले के साथ लोगों के भीतर का डर थोड़ा सा हिलता रहा। पंडित किशोरीलाल आरती की तैयारी कर रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, हालांकि मंत्र उन्हें कंठस्थ थे। आज शब्द उनके नहीं लग रहे थे, आज शब्द उनसे दूर भाग रहे थे। देवांशु मंदिर के बाहर खड़ा था। थाने की रसीद उसकी जेब में थी, कागज का एक टुकड़ा जो पत्थर से भारी लगता था। उसके पास ही राधाबाई बैठी थी। वह चुप थी, पर उसकी चुप्पी बोलने से ज्यादा कह रही थी। ललिता देर से आई। उसने मंदिर की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ी, जैसे हर कदम पर किसी ने उसे पकड़ा हो। भीतर जाते ही उसने घंटी की तरफ देखा और फिर तुरंत नजरें झुका लीं। उसे लगा घंटी उसे पहचान रही है। आरती शुरू हुई। धूप की गंध हवा में फैल गई। कपूर की लौ कांपी और उसके साथ लोगों की आंखें भी। पंडित किशोरीलाल ने मंत्र पढ़ते हुए एक पल को आंखें बंद की, पर बंद आंखों में भी उन्हें वह रात दिख गई जिसे उन्होंने खुद से छुपाया था। आरती के बीच अचानक घंटी की आवाज रुक गई। पंडित ने देखा, बाबा निसंग मंदिर के भीतर खड़ा था। उसने घंटी की रस्सी पकड़ रखी थी, पर खींची नहीं थी। उसके चेहरे पर न चुनौती थी, न विनती, बस एक ठहरी हुई सच्चाई। भीड़ में हलचल मची। किसी ने फुसफुसाकर कहा, पागल आ गया। किसी ने कहा, मंदिर में मत बोलो। बाबा निसंग ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मंदिर वही जगह है जहां सच सबसे पहले आता है। पंडित किशोरीलाल के हाथ से आरती की थाली कांप गई। उन्होंने थाली रख दी। निसंग, उन्होंने कहा, यह पूजा का समय है। बाबा ने सिर हिलाया, और प्रायश्चित का भी। एक गहरी खामोशी छा गई। धूप की खुशबू अब भारी लगने लगी, जैसे किसी पुराने कागज पर आग रख दी गई हो। देवांशु आगे बढ़ा। पंडित जी, उसने कहा, लोग पूछ रहे हैं कुएं का पानी क्यों बंद है। पंडित किशोरीलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने मंदिर के खंभे का सहारा लिया। क्योंकि पानी सवाल पूछने लगा है, उन्होंने कहा। भीड़ सिहर गई। यह पहली बार था जब पंडित ने बात को घुमाया नहीं। राधाबाई उठी। आप जानते हैं, उसने कहा, और जानते हुए भी चुप रहे। पंडित ने सिर झुका लिया। कभी कभी चुप्पी को लोग आस्था का नाम दे देते हैं। ललिता का सब्र टूट गया। उस रात उसने कहा, मैंने किसी को यहां आते देखा था। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। पंडित किशोरीलाल ने कांपती आंखों से ललिता को देखा। मत बोल, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। बाबा निसंग ने घंटी की रस्सी छोड़ दी। बोल, उसने कहा, घंटी तभी बजेगी। ललिता ने सांस ली। उस रात मंदिर की बत्ती देर तक जली रही। मंदिर में एक अजीब सी सरसराहट हुई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये छोटी सी बात थी, पर बंसवाड़ी में छोटी बातें ही बड़े सच खोलती थीं। देवांशु ने पूछा, किसने जलाई थी। ललिता ने सिर हिलाया। नहीं पता, पर मैंने पंडित जी की आवाज सुनी थी। पंडित किशोरीलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने दीवार की ओर देखा, जैसे वहां कोई दरवाजा खुल जाएगा। मैं सिर्फ देखने गया था, उन्होंने कहा। डर था, राधाबाई ने कहा। डर किस बात का। पंडित की आवाज टूट गई। कि अगर बोला तो मंदिर भी बदनाम होगा, बाबा निसंग ने बहुत शांत स्वर में कहा।
मंदिर बदनाम नहीं होता किशोरी, बदनाम आदमी होता है। तभी बाहर शोर हुआ। सरपंच हरिहर मंदिर के आंगन में आ गया। उसके पीछे दो आदमी थे। उसने चारों ओर देखा। भीड़, बाबा, पंडित, ललिता। यहां क्या हो रहा है? उसने कहा। मंदिर में भी तमाशा? देवांशु ने कहा। तमाशा नहीं, सिसकी। हरिहर ने पंडित की तरफ देखा। आप भी इनके साथ? पंडित किशोरीलाल ने पहली बार सरपंच की आंखों में देखा। मैं अपने साथ हूं। यह वाक्य हल्का था, पर उसकी गूंज भारी थी। तभी थाने की जीप की आवाज बाहर सुनाई दी। सूबेदार रामसेवक आ गया। उसने मंदिर में कदम रखते ही टोपी उतारी। एक औपचारिक आदर, या शायद असहजता। मुझे सूचना मिली थी, उसने कहा। बाबा निसंग ने कहा। सूचना नहीं, स्वीकार। रामसेवक ने पंडित की तरफ देखा। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? पंडित किशोरीलाल ने मंदिर की घंटी की ओर देखा, फिर अपनी आंखें बंद की। मैंने उस रात किसी को कुएं की तरफ जाते देखा था, उन्होंने कहा, और मैंने कुछ नहीं किया। घंटी अपने आप हिल गई, हवा के एक झोंके से। टन। आवाज साफ थी, बहुत साफ। ललिता रो पड़ी। राधाबाई ने उसे थाम लिया। देवांशु ने महसूस किया, सच अब मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट रहा है। सरपंच हरिहर के चेहरे पर पसीना आ गया। यह सब बेकार है, उसने कहा। कोई सबूत नहीं। बाबा निसंग ने उसकी ओर देखा। सबूत आदमी की नींद में होता है हरिहर, उसने कहा, और तुम्हारी नींद टूट रही है। मंदिर के आंगन में अंधेरा गहरा गया। आरती की लौ बुझ चुकी थी, पर घंटी की आवाज अब भी हवा में थी, जैसे किसी की सिसकी जो आखिरकार सुन ली गई हो। देवांशु ने बाबा से पूछा, अब? बाबा ने संग ने मंदिर की देहरी पार करते हुए कहा, अब बरसात बोलेगी। और सचमुच दूर आसमान में बादल गरजे। पहली बूंद मंदिर की सीढ़ियों पर गिरी। बरसात बंसवाड़ी में ऐसे नहीं आती थी जैसे शहरों में आती है। यहां बारिश पहले आसमान में नहीं, लोगों की आंखों में उतरती थी। हवा में नमी बढ़ती, मिट्टी की गंध तेज होती, और फिर पहली धार गिरती। उस दिन जब मंदिर की सीढ़ियों पर पहली बूंद गिरी थी, किसी ने नहीं सोचा था कि यह पानी सिर्फ धूल नहीं, स्मृतियां भी धोने वाला है। शाम होते होते बादल पूरी तरह छा गए। पीपल के पत्ते एक दूसरे से टकराकर तेज आवाज करने लगे। गांव की गलियां संकरी लगने लगीं, जैसे हर मोड़ पर कोई पुराना निशान उभरने को हो। देवांशु अपने घर की देहरी पर खड़ा था। उसकी हथेली पर बरसात की बूंदें टिकती और फिसल जाती। हर बूंद के साथ कुएं की गंध लौट आती, वही तीखी, धातु सी। दूर खेतों की तरफ से बिजली चमकी। रोशनी के उस पल में उसे मेढ़ों पर अजीब सी रेखाएं दिखी, जैसे किसी ने मिट्टी को जल्दबाजी में उलटा पलटा हो। बारिश ने उन रेखाओं को और गहरा कर दिया। निशान मिटते नहीं। देवांशु के कानों में बाबा निसंग की आवाज गूंजी। वह छाता लिए बिना ही निकल पड़ा। बरसात में छाता गांव में कम, शहर में ज्यादा काम आता है। यहां लोग भीगते हैं और भीग कर याद करते हैं। खेत की पगडंडी पर राधाबाई पहले से खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू भीग चुका था, पर वह उसे संभालने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसकी आंखें मेढ़ पर टिकी थीं, जहां बारिश के पानी ने मिट्टी को बहाकर कुछ उभार दिया था। देख, उसने देवांशु से कहा, पानी सच्चा होता है। जहां झूठ दबा हो वहां टिकता नहीं। वाकई मेढ़ के पास मिट्टी धंस गई थी। नीचे से कुछ पुरानी ईंटें झांक रही थीं, कुएं की ईंटों से मिलती जुलती। देवांशु का दिल जोर से धड़का। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। ललिता भी आ गई थी। उसके चेहरे पर डर था, पर आज वह पीछे नहीं हट रही थी। बरसात में वह रास्ता खुल जाता है, उसने कहा। उस रात भी जमीन नरम थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। शब्दों की जरूरत नहीं थी। बिजली फिर चमकी और इस बार रोशनी में बाबा निसंग साफ दिखा।
वह खेत के किनारे खड़ा था, सिर भीगा हुआ, आंखें चमकती हुई, जैसे बरसात उसका इंतजार कर रही थी। पुराने निशान, बाबा ने कहा। पानी से डरते नहीं, लोग डरते हैं। उसने झुककर मिट्टी को हाथ से कुरेदा। पानी बहा और नीचे से एक पुरानी रस्सी का सिरा दिखा, गल चुका पर पहचान में आने लायक। ललिता की सांस अटक गई। यही यही रस्सी, उसने कहा। उस रात मैंने ऐसी ही रस्सी देखी थी। हवा तेज हो गई। बरसात अब मूसलाधार थी। खेतों में पानी भरने लगा। दूर से बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई दी। सरपंच हरिहर अपने घर की तरफ लौट रहा था। बिजली चमकी तो उसकी नजर इन लोगों पर पड़ी। वह ठिठक गया। यहां क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कहा, बारिश की आवाज से जूझते हुए। बाबा निसंग ने शांत स्वर में कहा, जो बरसों से दबा है उसे देख रहे हैं। हरिहर आगे बढ़ा, पर मेड़ के पास आते ही उसके कदम रुक गए। उसकी नजर रस्सी पर पड़ी। एक पल के लिए उसके चेहरे से रंग उड़ गया, बस एक पल। फिर वह संभल गया। यह पुरानी चीज है, उसने कहा। किसी काम की नहीं, राधाबाई ने तीखे स्वर में कहा। पुरानी चीजें ही तो सच बताती हैं। इसी बीच थाने की जीप की आवाज बारिश के बीच उभरी। सूबेदार रामसेवक उतरा, रेनकोट में भीगा हुआ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेड़, रस्सी, लोगों के चेहरे। क्या मिला? उसने पूछा। देवांशु ने कहा, जो दबाया गया था। रामसेवक झुका, रस्सी को देखा। उसकी आंखों में पहली बार शक नहीं, चिंता थी। यह सबूत हो सकता है, उसने धीमे स्वर में कहा। सरपंच हरिहर ने तेजी से कहा, यह खेत मेरा है। बिना इजाजत कोई खुदाई नहीं होगी। बाबा निसंग ने उसकी तरफ देखा। बारिश उसके चेहरे से बह रही थी, पर आंखें साफ थीं। इजाजत मिट्टी से नहीं ली जाती हरिहर, उसने कहा। मिट्टी हिसाब खुद मांगती है। एक जोरदार गरज हुई, जैसे आसमान ने भी हामी भरी हो। रामसेवक ने फैसला किया, मैं इस जगह को सील कर रहा हूं, सुबह पूरी जांच होगी। सरपंच ने विरोध करना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। बारिश में उसकी आवाज कमजोर पड़ गई थी। ललिता ने पहली बार गहरी सांस ली। तो अब? बाबा निसंग ने खेतों की तरफ देखा, जहां पानी भरकर छोटे छोटे तालाब बन गए थे। अब पानी रास्ता दिखाएगा, उसने कहा, और जो रास्ते में आएगा वह भी दिखेगा। बरसात देर तक होती रही। जब थमी तो गांव की मिट्टी बदली हुई थी, धुली हुई, उभरी हुई और कहीं कहीं घायल। निशान साफ थे, अब उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। देवांशु ने महसूस किया, यह पहली धार नहीं थी। यह वह शुरुआत थी जिसके बाद कोई भी सूखा पहले जैसा नहीं रहने वाला था। बरसात थम चुकी थी, पर रात अब भी जाग रही थी। बंसवाड़ी की गलियों में कीचड़ चमक रहा था। चांदनी के छोटे छोटे टुकड़े उसमें फंसे हुए। हवा में गीली मिट्टी और टूटे पत्तों की गंध थी। कहीं दूर से मेंढकों का शोर उठ रहा था, और उसी शोर के बीच बैलगाड़ी की धीमी, थकी हुई चरमराहट। सूबेदार रामसेवक ने फैसला लिया था कि जो मिला है उसे रात में ही सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। खेत की मेड़ से निकली रस्सी और उसके पास से उठी कुछ मिट्टी, सबूत कम, संकेत ज्यादा, पर इतने भारी कि सुबह तक वहीं छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। बैलगाड़ी कुएं के रास्ते से नहीं गई। उसने गांव के बाहर की पगडंडी पकड़ी, वह रास्ता जिसे लोग रात में टालते हैं। बैलों की आंखें चमक रही थीं और उनके गले की घंटियां हर कदम पर डर को गिन रही थीं। गाड़ी के पास देवांशु था। उसके हाथों में लालटेन थी, वही पुरानी, कांच पर धुएं की परत वाली। रोशनी आगे कम जाती, पीछे ज्यादा कांपती। पीछे कुछ दूरी पर राधाबाई चल रही थी। उसने कहा था, अकेले मत जाओ, रात में सच को गवाह चाहिए। ललिता गाड़ी के दूसरे सिरे पर थी। उसके चेहरे पर डर अब भी था, पर आंखों में एक अलग सी जिद, जैसे वह तय कर चुकी हो कि आज पीछे नहीं हटेगी। और इन सब से थोड़ा दूर पेड़ों की छाया के साथ
बाबा निसंग चलता आ रहा था। वह लालटेन के भीतर नहीं था, पर अंधेरे में भी खोया नहीं। उसकी चाल में ठहराव था, जैसे उसे पता हो परछाई कहां से निकलेगी। बैलगाड़ी मोड़ पर पहुंची तो अचानक हवा बदली। पत्तों की सरसराहट तेज हो गई। देवांशु ने पीछे देखा। उसे लगा कोई चल रहा है। किसी ने सुना? उसने फुसफुसाकर पूछा। राधाबाई ने कहा, रात में सुनाई देने वाली हर आवाज आवाज नहीं होती। फिर भी कदमों की आहट साफ थी। सरपंच हरिहर का चेहरा देवांशु के मन में कौंध गया। बरसात में उसके चेहरे से उड़ता रंग, उसकी हड़बड़ी, सब याद आ गया। देवांशु ने लालटेन ऊंची की। रोशनी पेड़ों पर चढ़ी, फिर नीचे उतरी, पर कोई नहीं। चलो, राधाबाई ने कहा। रुकने से डर बड़ा होता है। बैल आगे बढ़े। गाड़ी की लकड़ी कराहती रही, जैसे वह भी बोझ समझ रही हो। तभी झाड़ियों के पास कुछ हिला। ललिता की सांस अटक गई। वहां, बाबा निसंग ने बिना रुके कहा। परछाई पीछा करती है जब सच आगे चलता है। उसी पल एक पत्थर गाड़ी के पास आकर गिरा। छपाक! बैल चौंके। घंटियां तेज बज उठी। देवांशु ने लालटेन उधर घुमाई। रोशनी में एक आकृति दिखी, फिर दूसरी। आवाजें फुसफुसाईं, न पहचान में आने वाली, न पूरी तरह अनजान। रुको, किसी ने कहा। राम सेवक आगे बढ़ा। उसकी आवाज में आदेश था। हटो रास्ते से, सरकारी काम है। एक परछाई आगे आई और फिर पीछे हट गई। किसी ने हंसने की कोशिश की, पर हंसी कच्ची रह गई। बाबा निसंग ने कदम आगे रखा। डर पत्थर फेंकता है, उसने कहा। सच चलते चलते थकता नहीं। फिर अचानक एक तेज आवाज। कोई भागा। देवांशु ने देखा, दो परछाइयां उल्टी दिशा में गायब हो गईं। उनके पैरों के निशान कीचड़ में साफ थे, घबराए हुए, टेढ़े मेढ़े। ललिता ने कांपते स्वर में कहा, ये लोग रोकना चाहते थे। राधाबाई ने शांत स्वर में कहा, रोकना हमेशा रात में होता है। बैलगाड़ी फिर चली। थोड़ी देर बाद रास्ता खुला। पेड़ों की छाया पीछे छूटने लगी। सामने छोटी सी इमारत की परछाई उभरी। पुराना गोदाम, जहां रात भर पहरा रहता था। राम सेवक ने चैन की सांस ली। यहां रख देंगे, सुबह जांच होगी। देवांशु ने पीछे मुड़कर देखा। रास्ता अब खाली था, पर हवा में अब भी किसी के होने का एहसास था, जैसे डर पीछे नहीं, भीतर लौट गया हो। बाबा निसंग गोदाम के पास रुक गया। आज रात गांव सोएगा, उसने कहा, पर नींद हल्की होगी। ललिता ने पूछा, और वो लोग? बाबा ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के पीछे चांद निकल आया था। परछाई धूप से डरती है, उसने कहा, सुबह आएगी। देवांशु को लगा, आज रात सिर्फ सबूत नहीं पहुंचे, आज रात यह तय हुआ कि सच अब अकेला नहीं है। बैलगाड़ी लौट पड़ी। घंटियां दूर होती गईं और बंसवाड़ी की रात पहली बार खुद से डरने लगी। सुबह की धूप जब धान के खेतों पर गिरी तो बंसवाड़ी ने राहत की सांस ली। बरसात के बाद खेत ऐसे चमकते हैं जैसे धरती ने नया कपड़ा पहन लिया हो। हरी बालियां हवा में झूमती और उनके बीच से उठती सौंधी खुशबू, पसीने, पानी और उम्मीद की मिली जुली गंध हर सांस के साथ मन में उतरती चली जाती। पर उस सुबह धान की खुशबू के भीतर कुछ और भी था। एक कसैला सा स्वाद, दबा हुआ गुस्सा। देवांशु खेतों की पगडंडी पर चल रहा था। रात की बैलगाड़ी, पत्थर, भागती परछाइयां, सब अब भी उसकी आंखों में थे। लेकिन दिन के उजाले में डर अलग रूप ले लेता है। यहां डर छिपता नहीं, फैलता है। खेतों के बीच लोग इकट्ठा होने लगे थे। कोई फसल देखने के बहाने आया, कोई बस खड़ा रहने। बातें आधी आवाज में शुरू हुई, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। कुएं पर ताला क्यों लगा है? रस्सी किसकी थी? रात में बैलगाड़ी क्यों गई थी? इन सवालों के साथ ही खेतों की खुशबू बदलने लगी। अब उसमें बेचैनी घुल रही थी। राधाबाई खेत के किनारे खड़ी थी।
उसने अपने जीवन में कई फसलें देखी थीं, अच्छी भी, बुरी भी, पर उसने ऐसा मौसम कम देखा था जहां फसल लहलहा रही हो और लोगों के चेहरे सूखे हों। धान बहुत अच्छा है इस बार, किसी ने कहा। राधाबाई ने जवाब दिया, फसल अच्छी हो तो पेट भरता है, पर सच सड़े तो मन। थोड़ी दूर पर ललिता बालियों को छू रही थी। उंगलियों के बीच से दाने फिसलते और उसके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आती, फिर गायब हो जाती। उसे याद था, उसी खुशबू के बीच कभी कभी रात को चीख भी दब जाती है। तभी खेतों के दूसरे सिरे से आवाज आई, सब काम छोड़ो, यहां आओ। सरपंच हरिहर आ रहा था। उसके साथ 4-5 आदमी थे। उनकी चाल में सख्ती थी, जैसे वे खेत नहीं मोर्चा लेने आए हों। हरिहर ने खेत के बीच खड़े होकर कहा, गांव में अफरा तफरी फैल रही है, काम पर ध्यान दो, ये सब बातें फसल को नुकसान पहुंचाएंगी। देवांशु आगे आया। फसल को नहीं, उसने कहा, चुप्पी को नुकसान हो रहा है। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने कहा, सही कह रहा है। सरपंच ने घूर कर देखा। शहर से आए हो इसलिए समझते नहीं, गांव चलाना आसान नहीं होता। तभी धान की कतारों के बीच से एक जाना पहचाना स्वर उठा, गांव चलाना आसान नहीं हरिहर, पर दबाना उससे भी मुश्किल है। बाबा निसंग खेत में आ खड़ा हुआ था। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और पहली बार वह पूरी तरह साफ दिख रहा था, बिना अंधेरे के सहारे। उसकी आंखों में कोई उग्रता नहीं थी, पर ठहराव ऐसा था कि लोग अपने आप चुप हो गए। हरिहर ने झुंझुलाकर कहा, तू फिर आ गया। बाबा ने धान की एक बाली तोड़ी, हथेली पर रगड़ी, दाने झर गए। देख, उसने कहा, अगर दाना कच्चा हो तो हाथ में टूट जाता है, पर पक जाए तो दबाने से नहीं टूटता। राधाबाई ने कहा, लोग पक चुके हैं हरिहर। सरपंच की आवाज तेज हो गई, यह खेत मेरा है, यहां मेरी बात चलेगी। भीड़ में किसी ने कहा, खेत सबका है। यह पहली बार था जब किसी ने सरपंच की बात को सीधे काटा। हरिहर पल भर को चुप रह गया। उस चुप्पी में धान की पत्तियां तेज आवाज से टकराईं, जैसे हवा भी पक्ष ले रही हो। तभी सूबेदार रामसेवक जीप से उतरा। उसके चेहरे पर रात की थकान थी, पर आंखों में आज स्पष्टता थी। मैं जांच कर रहा हूं, उसने कहा। कोई रुकावट नहीं चाहिए। हरिहर ने उसे अलग ले जाने की कोशिश की। रामसेवक, समझो, गांव का माहौल। रामसेवक ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। माहौल तभी बिगड़ता है जब सच को दबाया जाता है। ललिता अचानक आगे बढ़ी। उसकी आवाज में आज डर नहीं था, बस थरथराहट के साथ गुस्सा। हम पानी के बिना रह सकते हैं, उसने कहा, पर झूठ के बिना नहीं। भीड़ में कई सिर हिले। धान की खुशबू अब तेज लगने लगी, जैसे फसल भी सुन रही हो। बाबा निसंग ने धीरे से कहा, गुस्सा खेत में नहीं उगता। गुस्सा तब उगता है जब कोई बहुत दिनों तक झुकता रहे। हरिहर ने महसूस किया, स्थिति हाथ से फिसल रही है। उसने आखिरी दांव खेला। जो भी बोल रहा है, उसने कहा, उसका नाम लिख लो, देखेंगे कौन कितना बहादुर है। एक पल को सन्नाटा छा गया। नाम, यह शब्द बंसवाड़ी में भारी था। नाम के साथ घर, परिवार, भविष्य जुड़ा होता है। तभी राधाबाई आगे आई। पहला नाम मेरा लिखो, उसने कहा। ललिता ने उसके बगल में खड़े होकर कहा, दूसरा मेरा। देवांशु ने कहा, तीसरा मेरा। भीड़ में सरसराहट फैल गई। एक के बाद एक लोग आगे बढ़ने लगे, धीरे, पर रुकते नहीं। बाबा निसंग पीछे खड़ा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा धान की कतारों के बीच खड़े लोग सीधे, बिना झुके। सरपंच हरिहर की आंखों में पहली बार डर साफ दिखा। वह समझ गया, यह गुस्सा अब खेत में दबा नहीं रहेगा। रामसेवक ने कहा, जांच तेज होगी। बाबा निसंग ने धान की खुशबू में सांस ली। जब फसल पकती है, उसने कहा, तो काटनी पड़ती है, वरना दाने जमीन पर गिर जाते हैं। देवांशु ने समझ लिया,
अब यह कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है। धान लहलहा रहा था और उसके बीच बंसवाड़ी का गुस्सा भी। रात बंसवाड़ी में धीरे नहीं उतरती, वह दिन को खींचकर बुझाती है। धान के खेतों से उठती ठंडी हवा जब गांव की गलियों में घुसती है तो हर किवाड़ अपनी आवाज बदल लेता है। उस रात चौपाल के बीच आग जलाई गई थी। सूखी लकड़ियां चटक रही थीं और चिंगारियां ऊपर उठकर अंधेरे में ऐसे घुल रही थीं जैसे कोई अनकहे सवाल उड़ान भर रहे हों। आग के चारों ओर लोग बैठे थे, कुछ पास कुछ दूर। पास बैठने वालों के चेहरे साफ दिखते थे, दूर वालों की आंखों में सिर्फ चमक थी। आग सच की तरह होती है, जिसके पास जाओ वह तुम्हें दिखाती है। देवांशु आग के सामने खड़ा था। धान की खुशबू अभी भी हवा में थी, पर अब उसमें जलती लकड़ी की तीखी गंध मिल गई थी। उसकी जेब में थाने की रसीद थी। आज भी कागज अब भी कागज था, पर उसका मतलब बदल चुका था। राधाबाई आग के किनारे बैठी थी। उसने लकड़ी को सुलगाया और कहा, गांव में आग दो काम करती है, रोटी पकाती है और झूठ जलाती है। आग की रोशनी में ललिता का चेहरा उजला दिख रहा था। उसकी आंखें आज नीचे नहीं थीं। उसने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जो डर के ऊपर से होकर आती है। पीपल के साय से बाबा निसंग निकला और आग के सामने आ खड़ा हुआ। आग की लौ उसकी आंखों में उतर आई, पर वह झपका नहीं। आज आग गवाह है, उसने कहा। आज सवाल सीधे पूछे जाएंगे। भीड़ में खुसर पुसर हुई। तभी भारी कदमों के साथ सरपंच हरिहर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, पर ठहराव भी, जैसे वह जानता हो कि आज पीछे हटने की जगह कम है। उसके पीछे सूबेदार राम सेवक खड़ा हुआ, वर्दी में, पर बिना आदेश के भाव के। राम सेवक ने कहा, जो कहना है यहां कहो, आग के सामने झूठ देर तक नहीं टिकता। हरिहर ने गला साफ किया। यह सब तमाशा है, उसने कहा। गांव को भड़काया जा रहा है। देवांशु ने शांत स्वर में पूछा, तो आप आग से क्यों डर रहे हैं सरपंच? हरिहर ने तड़प कर कहा, मैं नहीं डरता। बाबा निसंग ने आग की ओर एक लकड़ी डाली। छटाक चिंगारियां तो उछली। जो नहीं डरता, उसने कहा, वह सवाल से नहीं भागता। एक पल को खामोशी छा गई। आग की लपटें ऊंची हुई। ललिता आगे बढ़ी। उसकी आवाज में अब थरथराहट नहीं थी, बस सच्चाई की धार। उस रात उसने कहा, मैंने कुएं के पास आवाज सुनी और मैंने एक नाम सुना। भीड़ से हर गई। नाम, यह शब्द फिर लौटा। हरिहर ने तेजी से कहा, झूठ। रामसेवक ने हाथ उठाकर उसे रोका। बोलने दो। ललिता ने आग की तरफ देखा, जैसे उससे ताकत ले रही हो। मैंने हरिहर नाम सुना। आग एक पल को जैसे थम गई, फिर लकड़ी चटकी और शोर वापस आया। राधाबाई खड़ी हो गई। यह वही नाम है, उसने कहा, जो हर सवाल पर भारी पड़ता रहा। हरिहर का चेहरा लाल पड़ गया। यह बदनामी है, बाबा निसंग ने बहुत धीमे स्वर में कहा। बदनामी तब होती है जब सच देर से आता है। देवांशु ने कदम आगे बढ़ाया। सरपंच, उस रात आप कहां थे? हरिहर ने जवाब देने में देर की, बस एक सांस जितनी। घर पर, राम सेवक ने कहा। गवाह? हरिहर चुप रहा। तभी पंडित किशोरीलाल आग के पास आए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। मैंने मंदिर की बत्ती देर तक जली देखी थी, उन्होंने कहा, और मैंने हरिहर को उस दिशा में जाते देखा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आग की लौ अब सीधी जल रही थी, न कांपती न झुकती। हरिहर की आवाज टूट गई। मैं सिर्फ देखने गया था, बाबा निसंग ने कहा। देखने वाला अक्सर आखिरी होता है जो बोलता है। राम सेवक ने फाइल खोली। खेत से मिली रस्सी, कुएं की गंध और अब यह बयान, सब एक दिशा में इशारा करते हैं। हरिहर ने एक कदम पीछे लिया। आग की रोशनी उसके चेहरे से हट गई, जैसे सच ने उसे छोड़ दिया हो। अगर मैंने बोला, उसने कहा, तो गांव, राधाबाई ने दृढ़ स्वर में कहा, गांव बचेगा। ललिता ने कहा, और जो गया उसे न्याय मिलेगा।
आग के पास एक अंतिम सवाल हवा में टंगा रहा। क्यों? हरिहर ने आंखें बंद की। आग की गर्मी उसके चेहरे पर पसीना बनकर उतरी। क्योंकि डर था, उसने कहा। कुर्सी का, इज्जत का। बाबा निसंग ने आग की लपटों को देखा। कुर्सियां जलती नहीं, उसने कहा, आदमी जलते हैं। राम सेवक ने फैसला सुनाया, शांत पर कठोर। मैं आपको हिरासत में लेता हूं। भीड़ में कोई खुशी नहीं थी, कोई तालियां नहीं, बस एक भारी सुकून, जैसे बहुत देर से रुकी सांस अब बाहर निकली हो। हरिहर को ले जाया गया। आग के पास लोग खड़े रहे। लपटें धीरे धीरे शांत होने लगी। देवांशु ने बाबा से पूछा, अब सब खत्म? बाबा निसंग ने सिर हिलाया। अग्नि सवाल खत्म करती है, उसने कहा, पर जवाब गांव को निभाने होते हैं। पीपल के पत्ते सरसर आए। आग बुझने लगी और बंसवाड़ी पहली बार अपने सच के साथ अकेली खड़ी थी। सुबह बनसवाड़ी में अलग तरह से उतरी। धूप वही थी, पर उसकी चाल बदली हुई। गलियों में वही मिट्टी थी, पर पैरों के नीचे उसकी आहट कुछ और कह रही थी। पीपल के पत्ते भी आज धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे हवा को भी शब्द चुनने पड़ रहे हों। सरपंच हरिहर की कुर्सी खाली थी। खाली कुर्सियां गांव में बहुत कुछ कहती हैं, कभी डर, कभी राहत और कभी जिम्मेदारी। चौपाल पर लोग इकट्ठा थे, पर इस बार उन्हें बुलाया नहीं गया था। वे अपने आप आए थे, किसी आदत की तरह नहीं, किसी फैसले की तरह। देवांशु चौपाल के किनारे खड़ा था। उसे पहली बार लगा कि वह लौटकर सच में गांव आया है। शहर की पढ़ाई, तर्क, बहस सब यहां आकर किसी और भाषा में ढल गए थे। यहां शब्दों से पहले निगाहें बोलती थी। राधाबाई ने पीपल के नीचे दरी बिछाई। उसके हाथों की रेखाएं आज और गहरी लग रही थीं, जैसे हर रेखा में एक एक कहानी दर्ज हो। आज कोई बैठक नहीं, उसने कहा, आज हिसाब है। सूबेदार राम सेवक भी आया, वर्दी में, पर चेहरे पर हल्कापन। जांच चलेगी, उसने कहा, पर गांव का रोजमर्रा नहीं रुकेगा। लोगों ने सिर हिलाया। यह भरोसा नया था, डरा हुआ पर सच्चा। ललिता कुएं के पास गई। ताला खुल चुका था। उसने बाल्टी डाली। पानी ऊपर आया, साफ, ठंडा। उसने हथेली में लेकर सूंघा। कोई अजीब गंध नहीं, उसकी आंखों में नमी भर आई। पानी ठीक है, उसने कहा, और यह कहना किसी जीत से कम नहीं था। मंदिर की घंटी बजी। पंडित किशोरीलाल ने आज मंत्रों के बीच विराम रखा। प्रायश्चित पूजा नहीं, उन्होंने कहा, रोज का काम है। उन्होंने लोगों की ओर देखा, सीधे, बिना डर के, और इन सब के बीच बाबा निसंग नहीं था। देवांशु ने चारों ओर देखा। पीपल, चौपाल, खेतों की पगडंडी, कहीं नहीं। जैसे जिस आदमी के इर्द गिर्द यह सच खुला था, वही अब दृश्य से हट गया हो। बाबा, देवांशु ने पुकारा। हवा ने जवाब दिया, सरसराहट में। राधाबाई ने दूर खेतों की ओर इशारा किया। वह वहीं होगा, उसने कहा, जहां बोलना खत्म होता है। देवांशु खेत की तरफ चला। धान की बालियां अब पकने लगी थीं। सुनहरी धारियां हवा में लहराती और उनके बीच एक आकृति पीठ झुकाए हाथों से मिट्टी छूती हुई। बाबा निसंग। वह चुप था, बहुत चुप। उसकी हथेली मिट्टी पर रखी थी, जैसे किसी पुराने दोस्त का हाल पूछ रहा हो। देवांशु पास आया। सब जान गए बाबा, उसने कहा, आप सही थे। बाबा ने बिना देखे कहा, सही होना भारी होता है। देवांशु ने पूछा, तो अब आप बोलेंगे नहीं? बाबा निसंग ने धान की एक बाली तोड़ी, उंगलियों से रगड़ी। दाने गिरकर मिट्टी में मिल गए। जब दाना पक जाता है, उसने कहा, तो पौधा बोलना बंद कर देता है। देवांशु चुप हो गया। उसे समझ आने लगा था, बाबा की चुप्पी हार नहीं थी, यह सौंपना था। सच अब गांव का था, किसी एक आदमी का नहीं। दूर से राधाबाई, ललिता और कुछ और लोग आते दिखे। वे बाबा के पास रुके, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने बस खेत को देखा, उगती फसल, साफ मिट्टी, खुला आसमान।
सूबेदार राम सेवक भी आया। उसने बाबा की ओर देखा। आपसे कुछ पूछना है? बाबा निसंग ने सिर हिलाया। अब सवाल कागज पर पूछे जाएंगे, उसने कहा। यहां नहीं। राम सेवक समझ गया। उसने फाइल बंद की। मंदिर की घंटी फिर बजी। कुएं से पानी भरने की आवाज आई। बैलगाड़ी की चरमराहट दूर से सुनाई दी। जिंदगी अपनी लय में लौट रही थी, पर बदली हुई। देवांशु ने आखिरी सवाल पूछा। लोग आपको अब भी पागल कहेंगे? बाबा निसंग ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस शांति। नाम लोग अपने डर के हिसाब से रखते हैं, उसने कहा। आज उनका डर बदला है। शाम को पीपल के नीचे फिर लोग बैठे। बातें हुई, काम की, फसल की, बच्चों की। किसी ने बाबा का नाम नहीं लिया, और यही उसका सबसे बड़ा जवाब था। रात आई। लालटेन जली, पर इस बार रोशनी डराने नहीं, दिखाने आई थी। बनसवाड़ी ने अपना सच देख लिया था, और गांव का पागल बाबा वह अब कहानी नहीं रहा। वह आदत बन गया था सच को सुनने की।